हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपकी हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड थीम स्टार्ट किया था, जिसका नाम था थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसमें हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार मेसोपोटामिया, जो कि आज इराक के नाम से जाना जाता है, उसमें अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ था। मेसोपोटामिया उन कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ में से एक है जहाँ पर सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, और उन्होंने इतने पहले के टाइम में भी इतने बड़े सिटी सेंटर्स का डेवलप किया था। सो एक्सकवेशंस के दौरान हमें मेसोपोटामिया में बहुत लार्ज नंबर में एक्सकवेशन साइट्स मिली, और उनकी स्टडी करने से हमें ये पता चला कि मेसोपोटामिया के अंदर सिटीज़ का डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। और इसी दौरान हमने ये देखा कि मेसोपोटामिया के लिए अर्बेनिज्म का सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा था। एक्सकवेशंस के दौरान हमें ये पता चला कि वहाँ पर ट्रेडिंग भी बहुत बड़े एक्सटेंट पर की जा रही थी। और आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी बुक में देखिएगा, आज हम पेज नंबर 33 का ये टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार मेसोपोटामिया में जब ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी, और मेसोपोटामिया में रहने वाले जो रूलर्स थे और जो कॉमन पीपल या जो ट्रेडर्स थे, किस प्रकार वो ट्रेडिंग के दौरान राइटिंग का यूज़ करते थे। मेसोपोटामिया के अंदर राइटिंग का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था, इसलिए मेसोपोटामिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधी सी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पर हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं राइटिंग के। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग देखिए, मैं यहाँ पर बुक से रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी बुक में साथ ही में रीड कीजिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, ऑल सोसाइटीज़ हैव लैंग्वेजेस इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स। बेसिकली लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है कि हम जो स्पोकन वर्ड्स बोलते हैं, हम उन्हें एक पर्टिकुलर साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करें, हम उसको एक रिटर्न फॉर्मेट में लिखने का तरीका बनाएं। दिस इज verbal communication. Writing too is verbal communication, but in a different way. When we talk about writing or a script, we mean that spoken sounds are represented in visible signs. देखिए, कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है, जैसे कि इस वक्त मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप लोग उसे सुनकर समझ सकते हैं। दिस इज नॉन एज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बली आई एम डिलीवरिंग माई मैसेज। और एक तरीका होता है रिटर्न मैसेजेस। रिटर्न मैसेजेस का बेसिकली मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में मान लीजिए मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूँ, और अगर मुझे आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, तो मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उन वर्ड्स को मैं एक रिटर्न साइन के जरिए रिप्रेजेंट करूँगा, और वो साइन आप तक पहुँचा दूँगा। आप उस साइन को रीड करेंगे और उसे इंटरप्रेट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा रिटर्न कम्युनिकेशन भी एक जरिया है जिसके द्वारा हम मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं। और मेसोपोटामिया की अर्लीस्ट हिस्ट्री में हमें ये देखने को मिला कि वहाँ के रूलर्स अक्सर प्रीशियस मेटल्स की तलाश में ट्रेडिंग को किया करते थे। जब उनके यहाँ पर अर्बन सेंटर्स डेवलप हो गए, तो अर्बन सेंटर्स के डेवलप होने के साथ साथ में ही ट्रेड का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस ट्रेडिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ी रिटर्न रिकॉर्ड्स की। जब भी किसी इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और इस रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत के ही वजह से मेसोपोटामिया के अंदर राइटिंग को डिस्कवर किया गया था। वहाँ पर ही राइटिंग को फर्स्ट टाइम कह सकते हैं कि इन्वेंट किया गया था। उन्होंने अपनी एक रिटर्न लैंग्वेज बनाई थी, जिसके अंदर एटलीस्ट 5000 वर्ड्स वो लोग यूज़ करते थे, और वर्ड्स को वो लोग रिप्रेजेंट करते थे एक प्रकार की शेप से, जिसे हम लोग कहते हैं वेज लाइक शेप्ड। वो इस प्रकार की होती थी, ठीक है। इस प्रकार का एक ट्रायंगल टाइप का शेप, इस प्रकार का एक वेज शेप्ड साइन वो यूज़ करते थे, और इसकी सहायता से वो किसी भी प्रकार के मैसेजेस को कन्वे करते थे। तो देखिए, सेकंड पैराग्राफ में कहा गया है, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BC कंटेंट पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स। अब देखिए, आज की डेट में हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत डेवलप हो चुकी है।
हम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लेटर्स का और वर्ड्स का यूज़ करने लगे हैं, बट उस ज़माने में शुरुआत में राइटिंग इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। तो उस वक्त वो लोग क्या करते थे कि जिसको भी रिप्रेजेंट करना चाहते थे, जैसे मान लीजिए वो किसी एनिमल या फिश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अगर वो फिश को लिखना चाहते हैं तो वो वर्ड्स में या लेटर्स में फिश नहीं लिखते थे, बल्कि वो फिश को ड्रॉ कर देते थे कुछ इस प्रकार। तो ये देखने में फिश की तरह नज़र आता है, यही उनके लिए लिखने का एक तरीका था। इसके अलावा उन लोगों ने ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स, इन सब के लिए पिक्टोरियल साइंस बना दिए थे। वो इनकी पिक्चर्स को ही ड्रॉ कर देते थे और यही पिक्चर उनके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन का काम करती थी। और शुरुआत में लिखने के लिए पेजेस नहीं हुआ करते थे। आज हम लोग पेजेस का यूज़ करते हैं, उस ज़माने में पेज डिस्कवर नहीं किए गए थे, इन्वेंट नहीं किए गए थे। तो उस ज़माने में उस वक्त वो क्ले के टैबलेट्स बनाया करते थे। इसके लिए वो क्या करते थे कि क्ले को लेते थे और क्ले की एक टैबलेट बनाते थे। टैबलेट बनाने के लिए क्ले को सबसे पहले थोड़ा सा मॉइस्ट या वेट रखा जाता था और फिर उसको एक टैबलेट की शेप दे दी जाती थी। एक प्रकार की रेक्टेंगुलर शेप होती थी जो कुछ इस प्रकार होती थी। और ये जो टैबलेट का वो यूज़ करते थे, देखिए यहाँ पर साइड में आपको एक पिक्चर के द्वारा उन्होंने सिखाया भी है। क्ले टैबलेट्स, ईच टैबलेट इज़ 3.5 सेंटीमीटर और लेस इन हाइट। वो लोग टैबलेट्स को अक्सर हाथ में रखकर पकड़ा करते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर वो टैबलेट को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देंगे साइज़ में, तो एक हाथ में होल्ड करना उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो वो लोग बेसिकली इसको मैक्सिमम 3.5 सेंटीमीटर्स इसकी हाइट और लेंथ में रखा करते थे ताकि इसको ईजिली हाथ में होल्ड किया जा सके। और इन टैबलेट्स के ऊपर अगर उनको ऑक्स रिप्रेजेंट करना होता तो यहाँ पिक्चर में देखिए उन्होंने ऑक्स के लिए एक साइन बताया है। अगर उनको फिश या फिर ग्रेन्स रिप्रेजेंट करने होते तो इसके लिए वो इस प्रकार के साइंस यूज़ करते थे। इन साइंस को उस क्ले की बनी टैबलेट के ऊपर स्टैंपिंग करके बना दिया जाता था। तो अब देखिए सबसे पहले वेट क्ले का यूज़ किया जाता था, उसको एक इस प्रकार रेक्टेंगुलर शेप देकर एक टैबलेट का शेप दे दिया जाता था और फिर इस टैबलेट के ऊपर वो लोग जो भी लिखना चाहते थे उसको लिख देते थे या फिर पिक्चर्स उसकी बना देते थे। और अक्सर वो लोग जो साइंस यूज़ किया करते थे, यानी कि वो लोग जो लेटर यूज़ किया करते थे लिखने के लिए, वो लेटर्स बेसिकली वेज शेप्ड होते थे। वेज शेप्ड से हमारा मतलब है, एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसे के ऐसे जितने भी वी शेप्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेसोपोटामियन लैंग्वेज का एक लेटर है, इसके अलावा ये, या फिर मान लीजिए ये, या फिर मान लीजिए इस प्रकार। तो इस प्रकार के कई लेटर्स उन्होंने बनाए थे और इनके सारे के सारे लेटर्स वो इस प्रकार की वी शेप में हुआ करते थे, इसलिए इसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। वो नेक्स्ट पेज पर आप लोग देखिए, इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी बताया है। नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में यहाँ पर उन्होंने एक टैबलेट बताया है, जिस टैबलेट के अंदर ये हाथ में होल्ड की जा सके इतनी बड़ी टैबलेट है और इस टैबलेट के अंदर इस प्रकार के साइंस का यूज़ किया गया है और इसको उन्होंने नाम दिया है क्यूनिफॉर्म। देखिए कहा गया है क्यूनिफॉर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूनस मीनिंग वेज, फोमा मीनिंग शेप। तो इस प्रकार में उस वक्त टैबलेट के अंदर जो भी लिखा जाता था वो एक प्रकार की साइन लैंग्वेज होती थी और उनके साइन लैंग्वेज में जो लेटर्स होते थे वो इस तरीके के वी शेप्ड लेटर्स होते थे, क्यूनिफॉर्म की शेप में होते थे और इसी से उनकी लैंग्वेज बनी थी। अब देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले, ए स्क्राइब वुड वेट क्ले एंड पैट इट इनटू ए साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड। और ये जो लोग लिखने का काम किया करते थे इन लोगों को कहा गया है स्क्राइब। स्क्राइब उस पर्सन को कहा जाता है जो लिखने का काम करता है। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए लिखने का काम जो पर्सन करता था उस पर्सन को स्क्राइब कहा जाता है। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उनकी जो डिक्शनरी है वो इतनी वास्ट थी कि उसमें कई हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स शामिल थे। तो ऐसे में उस ज़माने में इतने हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स को याद रखना और फिर उनको क्ले की टैबलेट के ऊपर लिखना ये ईजी काम नहीं माना जाता था। तो बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो इतने एजुकेटेड थे, इतने ट्रेंड थे कि वो इन वर्ड्स को याद रख सकें और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से इनको लिख सकें। तो ये जो स्क्राइब्स हुआ करते थे ये बहुत कम ही लोग थे
मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जो उस ज़माने में पढ़े लिखे होते थे। जो थोड़े से लोग जिनको लिखना आता था उनको बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माना जाता था, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो अब यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया गया है कि किस तरीके से वेट क्ले की सहायता से उसको पैटिंग करके उसको एक फिक्स साइज देकर इस प्रकार की टैबलेट बनाई जाती थी। फिर इस टैबलेट के ऊपर इस प्रकार के वी शेप्ड के लेटर्स यूज़ करके एक लैंग्वेज लिखी जाती थी। हमने इस लैंग्वेज को काफ़ी हद तक डिस्कवर कर लिया। हम बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा जाता था। पिक्टोरियल साइंस को समझना तो और भी ज़्यादा ईजी होता है। तो देखिए यही चीज़ इसमें लिखी गई है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिया गया है जो कि पेज नंबर 34 के फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में कहा गया है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्सेज दैट वी नो सो मच मोर अबाउट मेसोपोटामिया देन वी डू अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडिया। देखिए ये जो क्ले की जो टैबलेट बनाई जाती थी, ये टैबलेट एक बार बनाने के बाद में जब तक ये गीली रहती थी, वेट रहती थी, तब तक इसके ऊपर कोई भी साइन पेस्ट किया जा सकता था। लेकिन अगर एक बार ये क्ले सूख जाए तो फिर उसके बाद में इसके ऊपर कोई दूसरा लेटर या दूसरा साइन ऐड करना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में एक टैबलेट का यूज़ एक ही बार किया जा सकता था। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में यूज़ एंड थ्रो कह सकते हैं। एक बार टैबलेट को यूज़ करने के बाद में उसे थ्रो कर दिया जाता था और अगली किसी ट्रांजैक्शन के लिए एक नई टैबलेट बनाई जाती थी। ऐसे में ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारी होती थी, तो बहुत सारी टैबलेट्स बनाई जाती थी उस ज़माने में। तो बेसिकली इतनी ज़्यादा टैबलेट्स हमें एक्सकवेशन के दौरान मिली है कि हमें उन सब को रीड करने से, स्टडी करने से मेसोपोटामिया की ट्रांजैक्शंस या उनकी जो लैंग्वेज थी उसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अगर मान लीजिए हमें सिर्फ कुछ ही ऐसी टैबलेट्स मिलती तो हम उन टैबलेट्स को स्टडी करके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जान पाते उनके कल्चर के बारे में। लेकिन इतने एक्सटेंसिव नंबर ऑफ टैबलेट्स हमें मिली हैं कि हम उनके बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं। तो बेसिकली मतलब यह है कि मेसोपोटामिया हिस्ट्री और वहाँ के कल्चर के बारे में हमें इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव रिकॉर्ड मिल गया है कि हम उनको बहुत डिटेल में स्टडी कर पाए हैं। और ये चीज़ सिर्फ मेसोपोटामिया में हुई है। हम लोग अगर कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में बात करें तो कंटेम्प्रेरी इंडिया मतलब जब मेसोपोटामिया की सिटी डेवलप हुई थी उस टाइम इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, उसमें इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। यही वजह है कि मेसोपोटामिया की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में हमें ज़्यादा पता है, लेकिन उसी वक्त कंटेम्प्रेरी तौर पर इंडिया में जो चल रहा था उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। हम मेसोपोटामिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं और इंडिया के बारे में कम जानते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि हमें वहाँ पे रिकॉर्ड्स बहुत एक्सटेंसिवली मिल गए हैं। तो ये यहाँ की रिटर्न लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है द सिस्टम ऑफ राइटिंग। सिस्टम ऑफ राइटिंग में हमें एक चीज़ जो बताई गई है बहुत इजी है, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसकी ब्रीफ समरी दे देता हूँ। इसके हिसाब से हमें ये बताया गया है कि उस वक्त जो भी साइंस यूज़ किए जाते थे लिखने के लिए, वो साइंस एक सिंगल लेटर नहीं हुआ करता था। आज हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं सपोजिटली हिंदी या इंग्लिश, उसमें हम एक लेटर के लिए एक कैरेक्टर रखते हैं। जैसे कि सपोज़ आप बोलना चाहते हैं ए, तो आपके पास में ए के लिए ये लेटर है। अगर आप कहना चाहते हैं सी, तो आपके लिए ये एक लेटर है एम। तो बेसिकली हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है जो एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उस वक्त की लैंग्वेज में एक सिंगल अल्फ़ाबेट नहीं होता था, बल्कि उस वक्त एक सिंगल साइन जो है वो एक सिलेबल को प्रदर्शित करता था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है LA, ला। अगर सपोज़ वो ला कहना चाहते हैं तो इसके लिए उन्होंने एक साइन रखा था, साइन से रिप्रेजेंट किया जाता था, या फिर इन या फिर पुट। तो बेसिकली मतलब ये है कि उस वक्त की लैंग्वेज में एक सिंगल अल्फ़ाबेट, एक सिंगल लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करता था, बल्कि वो एक सिलेबल को रिप्रेजेंट करता था। L+A, ला, ये साउंड रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन बनाया गया था। उस वक्त इंडिविजुअल साइंस जो थे वो एक सिलेबल को रिप्रेजेंट करते थे, बल्कि एक सिंगल अल्फ़ाबेट को नहीं। ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने काफ़ी डिटेल में आपको शो करी है। सो बेसिकली ये माना जाता था कि जो स्क्राइब्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, बिकॉज उन्हें लिखना और पढ़ना आता था। ये एक प्रकार की स्किल्ड क्राफ्ट मानी जाती थी। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि उस वक्त लिटरेसी के बारे में अगर हम समझना चाहें तो बहुत ही कम ऐसे मेसोपोटामियंस थे जो लिख और बोल सकते थे, रीड और राइट कर सकते थे बेसिकली लैंग्वेज को।
और यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई ऐसा किंग, कोई ऐसा रूलर उस ज़माने में हुआ करता था जिसको अगर रीड और राइट का काम आता था तो ये उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। अगर कोई पर्सन रीड एंड राइट कर सकता हो तो उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। और अगर किसी रूलर को ये काम आता था तो रूलर्स मेड श्योर कि ये चीज़ उनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भी आ जाए। मतलब अगर किसी किंग को लिखना आता हो तो वो ये चाहता था कि वो उसकी अचीवमेंट्स में शामिल किया जाए। आज हमें उन रूलर्स के बारे में जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो हमें ये पता चलता है कि वो रूलर्स बड़े शान से ये बात बताते थे कि उन्हें लिखना आता है, उन्हें पढ़ना आता है। तो हम ये सिंपली कहना चाहते हैं कि लिटरेसी रेट उस वक्त बहुत कम थी, स्क्राइब्स की नंबर बहुत कम हुआ करता था और जो थोड़े बहुत लोग लिखना पढ़ना जानते थे उन्हें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी जाती थी हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में है द यूजेस ऑफ राइटिंग। इस राइटिंग का यूज़ कहाँ किया जाता था, इसके लिए मैं आपको, इन्होंने एक स्टोरी बताई है, वो स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि वहाँ पे एक मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अंदर एक सिटी थी जिसका नाम था उरुक, URUK। ये जो है यूरोप, ये मेसोपोटामियन सिटी थी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी मानी जाती थी। जैसे हम आजकल बड़े सिटीज़ को जो सिग्निफिकेंस देते हैं वही सिग्निफिकेंस इस सिटी की उस ज़माने में हुआ करती थी। तो ये जो मेसोपोटामियन सिटी है उरुक, इसको उस वक्त इतनी इम्पोर्टेंस थी कि इसको सिर्फ 10 सिटी बोला जाता था। कई जगहों पर हम लोग उरुक को सिर्फ 10 सिटी बोलकर संबोधित करते हैं, द सिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने सिर्फ सिटी भी बोला तो इसका मतलब होगा कि हम मेसोपोटामियन उरुक की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त जो ये उरुक नाम की सिटी थी, वहाँ के जो उस वक्त रूलर थे, ठीक है, उनका एक नाम था एनमार्कार। तो ये जो रूलर थे एनमार्कार, इनको अपने टेम्पल को बनाने के लिए कुछ प्रीशियस मेटल्स की ज़रूरत थी। आप आगे जाकर ये चीज़ देखेंगे कि मेसोपोटामियन कल्चर के अंदर टेम्पल्स को बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता था। उस वक्त कई प्रकार के टेम्पल्स बनाए जाते थे और टेम्पल्स के अराउंड ही सिटीज़ का डेवलप किया जाता था। तो उनके लिए टेम्पल्स और ये इस प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। तो वहाँ का जो रूलर था एनमार्कर, उसको अपने एक टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ प्रीशियस मेटल्स की ज़रूरत थी। तो उन प्रीशियस मेटल्स को एक्वायर करने के लिए, हमने ये पढ़ा था पहले कि कई प्रकार के प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल्स मेसोपोटामिया में ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो अक्सर वहाँ के रूलर्स उनको दूर किसी लैंड से ट्रेडिंग करके अपने यहाँ पर लेकर आते थे। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एनमार्कार को लैपिस लेजुली, जो कि एक प्रकार का ब्लू स्टोन होता है, लैपिस लेजुली और भी कई प्रीशियस मेटल्स की ज़रूरत थी अपने टेम्पल को और ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, अपने टेम्पल को और खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी एस्थेटिक अपील को बढ़ाने के लिए। तो एनमार्कर के यहाँ पे ये प्रीशियस मेटल्स अवेलेबल नहीं थे। तो उसने अपना एक मैसेंजर एक दूसरी डिस्टेंट लैंड जिसका नाम है एराटा, वहाँ पर भेजा। उसने अपने एक मैसेंजर को, अपने एक दूत को पास के ही एक लैंड एराटा में भेजा कि आप वहाँ जाओ और वहाँ जाकर वहाँ के रूलर से ये प्रीशियस स्टोन्स हमारे यहाँ पर लेकर आओ। तो ये मैसेंजर्स जब वहाँ पर एराटा पहुँचा तो उसने वहाँ के रूलर को ये मैसेज दिया कि एनमार्कर इस प्रकार के मेटल्स को चाहते हैं। तो अब ये पूरी पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया गया है, जब वो एराटा पहुँचा तो वहाँ के रूलर ने ये प्रीशियस स्टोन्स उसे देने से मना कर दिया, उसने उसका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे में वो मैसेंजर वापस लौटकर एनमार्कर के पास में गया और उसने ये बताया कि वहाँ की रूलर ने हमारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, वो इंटरेस्टेड नहीं है हमें इस प्रकार के मेटल्स देने में। तो एनमार्कर को ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी, उसने वापस मैसेंजर को सेंड किया और इस बार उसने अपने प्रपोजल को थोड़ा सा और एनहांस करके उसमें कुछ और उसने नियम शर्तें जोड़ दी, यहाँ तक कि कुछ प्रोमिसेस किए कि अगर आप हमें ये मेटल्स देते हो तो हम इस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो वो मैसेंजर वापस उस रूलर के पास में गया और अगेन उसने वापस उसे वो प्रीशियस मेटल्स देने को मना कर दिया। फिर वो वापस लौटकर अपने किंग एनमार्कर के पास में आया और इस बार उसने उसे कुछ थ्रेट्स दिए, जो उसने कहा कि अगर वो हमारी हेल्प नहीं करेगा, प्रीशियस मेटल्स हमें नहीं देगा, तो हम उसके लिए इस प्रकार से नुकसान कर सकते हैं। तो अगेन वो मैसेंजर वापस गया। तो इस प्रकार वो जो मैसेंजर है वो कई बार एनमार्कर के पास मैसेज लेकर जाता और एनमार्कर का मैसेज लेकर वापस एराटा जाता। तो इस प्रकार मैसेंजर्स की कई टू एंड फ्रो जर्नीज हुई और ऐसे में वो जो मैसेंजर था वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया उनकी बात को एक दूसरे को डिलीवर करते हुए कि वो ये भूल गया कि उसे बेसिकली क्या मैसेज देना था।
इसके लिए उसने लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है, ही ग्रू वेरी ऑफ माउथ, वो इतना थक गया उनके मैसेज देता देता कि वो कंफ्यूज होने लग गया कि उसे इस बार क्या मैसेज देना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एन मर्कर ने एक प्रकार की टैबलेट बनाई और उस टैबलेट में रिटर्न फॉर्मेट के अंदर जो भी मैसेज था उसने मैसेंजर को दिया। उसने कहा कि वहाँ के किंग, वहाँ के रूलर को ले जाकर ये टैबलेट दिखाना और इस टैबलेट पे जो लिखा है वो पढ़कर वो समझ जाएंगे कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। अब ये जब टैबलेट उस एरेटा के रूलर को दी गई तो वहाँ पर नेल्स के तौर पर स्पोकन वर्ड्स लिखे गए थे। नेल्स का बेसिकली मतलब यही होता है, जो वी शेप्ड के वर्ड्स है इस प्रकार लिखे गए थे, जिसे देखकर एरेटा के जो रूलर थे उनको कुछ अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इस प्रकार कैसे उनको लिख के दिया है। तो बेसिकली इस कहानी के जरिए ये बताया गया है, हम इसको लिटरल ट्रुथ के तौर पे नहीं ले रहे हैं, हम नहीं जानते कि इस कहानी की क्या सिग्निफिकेंस है, ये कितनी ट्रू है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चलता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने रिकॉर्डेड मैसेजेस बनाने शुरू कर दिए और ये रिकॉर्डेड मैसेजेस का सिग्निफिकेंस उस वक्त बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट देखिए, हमें जो टॉपिक दिया गया है ये टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, इन साधारण मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड किंग्स। देखिए, जो मेसोपोटामिया का साउथर्न पार्ट था, जो साधारण पार्ट था, उस पार्ट के अंदर टेम्पल्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी। ये इस पूरे टॉपिक में बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, From 5000 BCE, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest cities emerged from some of these settlements. These were of various kinds. Those that gradually developed around temples, those that developed as centers of trade. और इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए। देखिए, जो साधारण मेसोपोटामिया था, उस मेसोपोटामिया के अंदर टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था। इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस था कि टेम्पल्स के अराउंड ही सिटीज़ डेवलप किए जाते थे। उस पूरे सिटी के अंदर, उस पूरे एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बिल्डिंग अगर कोई थी तो वो टेम्पल थी। उस वक्त के लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हुआ करते थे और इन टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थी। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उस वक्त किन का टेम्पल हुआ करता था, वो किन गॉड्स को माना करते थे। तो ऐसा कहा गया है कि मेसोपोटामियम जो लोग थे वो लोग सबसे ज़्यादा जिन गॉड्स को मानते थे उनमें थे गॉड ऑफ वार, गॉड ऑफ रेन, यहाँ तक कि मून और सन, इस प्रकार के साइंस की वो लोग पूजा करते थे। वो यहाँ पे लिखा भी गया है, द मून गॉड, द इनैना, द गॉडेज ऑफ लव, द गॉडेज ऑफ वार, इनके टेम्पल्स उस वक्त बनाए जाते थे और ज़्यादातर इन्हीं की पूजा की जाती थी। अब देखिए, वहाँ पर एक और रीज़न है कि वहाँ के लोग इतनी ज़्यादा वर्शिप करते थे। उसका एक कारण ये था कि उस वक्त कई प्रकार के डिज़ास्टर्स भी आया करते थे। ठीक है, ये डिज़ास्टर्स बेसिकली नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं और मेन मेड डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की। उस वक्त के लोग, जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर थी, उनमें कई प्रकार से फ्लड्स आ जाते थे। अगर फ्लड्स ज़्यादा आ जाते थे तो उनके जो सिटीज़ थे, उनके जो सेटलमेंट्स थे जो उस नदी के किनारे बने हुए थे, उन सेटलमेंट्स में फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी और कई बार उनको वो सेटलमेंट्स छोड़ देने पड़ते थे। वो उसे डेजर्टेड टाउन की तरह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर सेटलमेंट्स बनाते थे। तो बेसिकली ये लोग फ्लड से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो इसलिए वो लोग हमेशा टेम्पल्स को फॉर्म करते थे। उन टेम्पल्स में वो रेन गॉड की या रेन की बहुत ज़्यादा वर्शिपिंग करते थे, उनकी पूजा करते थे, ताकि इस प्रकार के डिज़ास्टर्स उनके ऊपर नहीं आए। वो इस प्रकार गॉड्स को मनाते थे ताकि फ्लड के जैसे डिज़ास्टर नहीं आए। इसके अलावा कुछ मेन में डिज़ास्टर्स भी होते थे। वो ये थे कि जो अप रिवर, जो अपलैंड था, जहाँ से वो रिवर आती थी, कई बार वो लोग क्या करते थे, जो उन एरियाज़ में रहते थे वो उन रिवर्स का रास्ता मोड़ देते थे ताकि वो उन रिवर्स का पानी उनको इरिगेशन के लिए मिल सके। ऐसे में उन रिवर्स का जो फ्लो है वो उसको चेंज कर देते थे और उन रिवर्स का फ्लो चेंज हो जाने की वजह से जो डाउन स्ट्रीम जो विलेजेस पड़ते हैं उन तक वो पानी ही नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि अपलैंड में कहीं ऊपर के रास्ते में उस रिवर का फ्लो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, तो नीचे वाले जो विलेजेस हैं उनको वो पानी नहीं मिलता था। ऐसे में उनको पानी की प्रॉब्लम हो जाती थी और इस वाटर की स्कैरसिटी की वजह से अक्सर उनके यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती थी और उनको कई बार अपने सेटलमेंट्स इसलिए छोड़ देने पड़ते थे। तो बेसिकली ये मेन रीज़न था, उस रिवर का फ्लो चेंज करके नीचे वाले जो रिवर्स हैं, नीचे वाले जो विलेजेस हैं, उनके लिए पानी रोक दिया जाता था। तो उन जो नीचे वाले सेटलमेंट्स हैं उनको ये जो प्रॉब्लम आती थी, ये एक प्रकार का डिज़ास्टर था, लेकिन ये मेन मेड था। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त के ज़माने में भी इस प्रकार के काम
काम होते थे, जहाँ पर किसी एक ने पानी का फ्लो चेंज कर दिया, किसी एक एरिया ने पानी का फ्लो चेंज कर दिया तो दूसरे एरियाज़ को प्रॉब्लम आने लगी है। तो इस प्रकार की वजह से अक्सर उन लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ करते थे, और ये कॉन्फ्लिक्ट या तो लैंड को लेकर हो सकता था या फिर वाटर को लेके हो सकता था। जैसा कि हमने पढ़ा, लैंड और वाटर को लेके उस वक्त भी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, और जब कभी भी किसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उन्हें एक रूलर की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें एक चीफ ऑफ द एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके वहाँ पर कुछ ऐसे चीफ लोग बन गए, कुछ ऐसी रूलिंग क्लास बन गई जो रूलिंग क्लास इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती थी, ज़रूरत पड़ने पर इस प्रकार के बैटल्स को फाइट करती थी, और अक्सर इन बैटल्स में जो साइड जीत जाता था वो दूसरी साइड के लोगों को अपने यहाँ पर बंदी बना लेता था। बाद में इन्हीं लोगों को अपने यहाँ पर स्लेव्स की तरह ट्रीट वो लोग करने लगे थे, उनको वहाँ के टेम्पल्स बनाने में, उनके कंस्ट्रक्शन बनाने में लगा देते थे, प्लस उस एरिया को जो हार जाता था उसे लूट लिया जाता था, ताकि उनके यहाँ पर जो भी मेटल्स वगैरह अवेलेबल है, जो भी उनके रिसोर्सेज है, उनको भी उनसे छीन लिया जाता था। तो ये बहुत लंबा जो एक कॉन्फ्लिक्ट का दौर था, ये मेसोपोटामिया में देखा गया है वहाँ की रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर। ये सारी चीज़ यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताई गई है। विक्टोरियस चीफ किस प्रकार दूसरे एरियाज़ जहाँ पर वो लोग जो हार जाते थे बैटल में, किस प्रकार उनको लूटते थे, किस प्रकार उनके रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लेते थे, किस प्रकार उनके लोगों को स्लेव्स बना लेते थे, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बताया है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, और इसकी डिटेल्ड समरी मैंने आपको वैसे बता दी है। अगर आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने पर कोई प्रकार का डाउट आए तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करूंगा। बट देन ये वाला पैराग्राफ आप खुद अपने लेवल पर पढ़ के देखिएगा, समरी मैंने आपको बता दी है। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म मिलेगा जो आपको समझ में ना आए। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे लाइफ इन द सिटी। हम देखेंगे कि वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था। अभी तक हमने ये देखा कि अर्बन सेंटर्स कैसे डेवलप हुए, टेम्पल्स का क्या सिग्निफिकेंस था, और किस प्रकार लैंड और वाटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, और किस प्रकार वहाँ के लोग गॉड्स की इतनी ज़्यादा वर्शिपिंग करते थे। अब हम देखेंगे कि वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसे होती थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।